हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो आप लोग अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपनी स्टडी को दें, अपनी तैयारी को दें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, आप लोग सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो मेरी वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भाषा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा क्या होती है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा था मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में इसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, क्योंकि इसके पास सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। ठीक है, लेकिन जिस समाज में ये रहता है, इस समाज से संबंध बनाए रखने के लिए इसने अपने भावों या फिर विचारों को अभिव्यक्त करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य ने क्या किया, हमेशा से बहुत से माध्यमों का प्रयोग किया है। पहली वीडियोज में हम देख चुके हैं कि मनुष्य ने अपने विकास के प्रारंभिक दौर में सबसे पहले जिस माध्यम का प्रयोग किया वो था संकेत। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि संकेत से आपके जो विचार हैं वो स्पष्ट अभिव्यक्त नहीं हो पाते थे। इसीलिए मनुष्य ने दूसरा माध्यम विकसित किया जिसे कहा जाता है आपका ध्वनि। अब इसमें क्या था कि विचार अभिव्यक्त होने में थोड़ी सहायता तो मिली, लेकिन अभी भी पूर्ण स्पष्टता इसमें नहीं थी। इसीलिए मनुष्य ने इस ध्वनि को एक रूप दिया या एक आकार दिया, प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ध्वनि को रूप दिया, आकार दिया, या फिर ध्वनि के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह निश्चित किए। इसी रूप या आकार को या इन प्रतीक चिन्हों को कहा जाता है आपका वर्ण। ठीक है, तो वर्ण से क्या हुआ, थोड़ा सा विचारों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आने लगी। वर्ण के बाद इन वर्णों के मिलने से बने आपके शब्द, तो और ज़्यादा स्पष्टता आई। शब्दों के मिलने से जब वाक्य बने तो फिर पूरा का पूरा भाव स्पष्ट होने लगा। ठीक है, और वाक्य से ही विकसित होकर बनी है आपकी भाषा। तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि जो भाषा है ये सिर्फ विचारों या फिर भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, लेकिन इस माध्यम में पूर्ण स्पष्टता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा है ये विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भाषा आप ये कह सकते हैं कि ध्वनि या फिर जो आपके वर्ण हैं इन्हीं का एक संकेत रूप है, और इस संकेत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है, इसलिए एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं भाषा क्या है। अब इस प्रकार आप लोगों ने ये भी देखा था यहाँ से कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी यानी मूलभूत जो मौखिक इकाई है उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब हम बात कर लेते हैं कि भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे, या भाषा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम बात करें भाषा शब्द की, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, भाषा शब्द जो आया ये संस्कृत की भास धातु से आया हुआ है। ठीक है, और भास धातु का अर्थ क्या होता है, बोलना। अर्थात अभी हमने देखा कि जो भाषा है ये अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। तो सबसे स्पष्ट है जो विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, यानी कि सबसे सरल जो तरीका है वो है बोलकर। इसीलिए इसको कहा गया आपका भाषा, क्योंकि भास धातु का अर्थ होता है आपका बोलना। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हेडिंग डालें भाषा की परिभाषा। तो देखिए परिभाषा कैसे हम दे सकते हैं इसकी, तो ध्यान से सुने, इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, ध्वनि संकेतों की एक ऐसी समर्थ व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मनुष्य अपने भावों या फिर विचारों को स्पष्ट रूप से लिखकर या फिर बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है, और दूसरे के विचारों को पढ़कर या फिर सुनकर समझ सकता है, उसे कहा जाता है भाषा। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी समर्थ व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या फिर भावों को स्पष्टतः किन रूपों में, बोलकर जो कि सबसे सरल रूप है, या फिर लिखकर प्रकट कर सकता है, और दूसरे के विचारों को सुनकर या फिर
पढ़कर समझ सकता है, उसी को कहा जाता है आपका भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाषा के रूप। भाषा किन रूपों में आपके आसपास प्रयोग हो रही है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें भाषा के रूप। तो देखिए, आपके आसपास जो भाषा प्रचलित है उस भाषा के विविध रूप मिलते हैं, लेकिन उनको किन आधारों पर हम विभाजित कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। भाषा को विभाजित करने के मुख्यतः दो आधार हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो दो आधार। पहले आधार की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, समय, या फिर इसी को कहा जाता है विकास, क्योंकि विकास समय के साथ ही होता है। ठीक है, समय या विकास के आधार पर, पहला आधार। और दूसरा आधार क्या होगा आपका, प्रयोग क्षेत्र के आधार पर, किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में प्रयोग हो रही है, इस आधार पर भाषा को विभाजित किया जा सकता है। पहला आधार समझे, समय या विकास के आधार पर, यानी कि अपने जन्म से लेकर, उत्पत्ति से लेकर धीरे 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 वर्तमान समय तक आने में इसमें किस प्रकार से विकास हुआ, तो उस आधार पर हम भाषा को तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार, सबसे पहले मनुष्य ने किस भाषा का प्रयोग किया, सांकेतिक भाषा। ठीक है, उसके बाद इससे स्पष्टता नहीं आई तो मनुष्य ने ध्वनि विकसित की, तो उसे हम कह सकते हैं मौखिक, ध्वनि से जो भाषा बनी आपकी मौखिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा। और इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं थी तो तब दिया गया इसे लिखित रूप, वर्ण का रूप। ठीक है, तो लिखित भाषा। तो ये तीन रूप हो सकते हैं विकास के आधार पर। अब यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है, भाई विकास क्रम के आधार पर भाषा कितने प्रकार की हो सकती है, तो तीन प्रकार की। ठीक है, प्रयोग क्षेत्र के आधार पर देखें तो यहाँ भी आपको तीन रूप मिलेंगे। प्रयोग क्षेत्र कहने का मतलब है कि कितने क्षेत्र में, कितने विस्तृत क्षेत्र में उसे प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रयोग क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा क्षेत्र बोली, बोली के बाद बनेगी आपकी उपभाषा, थोड़ा क्षेत्र विस्तार, बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तार हो गया तब आपकी बनती है भाषा। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से नोट कर लें, विकास के आधार पर और प्रयोग क्षेत्र के आधार पर भाषा के प्रकार। ठीक है, अब हम एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सांकेतिक भाषा की, सांकेतिक भाषा की बात की जाए तो आपकी जो सांकेतिक भाषा थी वो सबसे प्रारंभिक रूप था। ठीक है, आप लोग इसमें सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, ये आपका सबसे प्रारंभिक रूप था जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति में बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं थी, इसमें स्पष्टता नहीं थी। ठीक है, तो ये था आपका सांकेतिक रूप। और इसमें आपका भावों या विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया जाता था, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से भावों या विचारों को अभिव्यक्त करते। ठीक है, तो ये था आपका सांकेतिक रूप। दूसरा मौखिक रूप की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, जो आपका मौखिक रूप है ये भाषा का मूल रूप कहलाता है, भाषा का मूल रूप। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि मौखिक भाषा को भाषा का मूल रूप कहा जाता है। ठीक, ये रूप कैसा होता है आपका, अस्थायी रूप होता है, यानी कि आपने कुछ कह दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि भैया आपने तो ऐसा बोल दिया और आप साफ मुकर गए कि भाई मैंने नहीं बोला, तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, तो एक तरीके से अस्थायी रूप है। तीसरी बात, इससे विचारों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है, और साथ ही साथ जो मौखिक भाषा है ये सबसे सरल रूप है, विचार अभिव्यक्ति का सबसे सरल रूप है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मूल रूप कहलाता है भाषा का। अगला बात करते हैं लिखित भाषा के बारे में। तो इसमें देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, लिखित रूप है, जैसे मौखिक था और मूल रूप था तो ये आपका लिखित रूप है। दूसरा, ये आपका स्थायी रूप होता है। अगर मैंने आपसे कोई बात मनवानी है, आपसे ज़मीन जायदाद लेनी है, तो हम क्या करते हैं, स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं, वो लिखित रूप है क्योंकि वो स्थायी रूप है, उससे प्रूफ हो सकता है कि आपने ऐसा कहा था। ठीक है, तीसरी बात, ये मुख्यतः आपका साहित्य या फिर जो भी आपका कविता लेखन आदि हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, कहानी साहित्य लेखन में। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप है, सबसे ज़्यादा स्पष्टता लिखित रूप में होती है। ठीक है, तो ये आपके विकास के आधार पर भाषा के विविध रूप हुए जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। उनमें आपका भाषा का मूल रूप कौन सा है, भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दूसरे आधार की अगर हम बात करें तो इस आधार पर आपका तीन प्रकार की भाषाएं थी। पहली आती है आपकी बोली। तो देखिए बोली क्या होती है,
अगर आपका किसी भाषा का प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा सीमित क्षेत्र में होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि कुछ समुदाय के लोग इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो कैसा होता है, सामुदायिक प्रयोग होता है। कुछ समुदाय के लोग, एक परिवार के लोग या एक समुदाय के एक समूह के लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र होता है, और इसमें आपकी साहित्य आदि की रचना नहीं होती है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा आपका बोली। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत में आपकी लगभग 600 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो ये बोली है। दूसरा, बोली से थोड़ा सा विकसित होके बनती है आपकी उपभाषा, ठीक है। तो उपभाषा क्या होता है, इसका क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्र विस्तार, हल्का सा क्षेत्र विस्तार, बोली की अपेक्षा थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र। दूसरा, कैसे पहचानेंगे हम इसे, इसमें आपका साहित्य की रचना शुरू हो जाती है, लेकिन जो ये साहित्य की रचना होगी ये सीमित होगी, यानी कि बहुत कम होगी साहित्य की रचना, बहुत ज़्यादा विस्तृत पैमाने पर नहीं होती, कम होती है, ठीक है। इसका बोली का जो क्षेत्र हो जाएगा वो भी विस्तारित हो जाएगा, ठीक है। ये किसी प्रदेश में बोली जाएगी, यानी कि इसका जो स्वरूप होगा वो प्रादेशिक स्वरूप होगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है आपका उपभाषा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें भाषा, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो भाषा क्या होती है, जब अगर क्षेत्र की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं अत्यधिक क्षेत्र विस्तार हो जाए किसी भाषा का, ठीक है, अत्यधिक क्षेत्र विस्तार हो जाए तो इसे कहा जाता है आपका भाषा। दूसरा, इसमें आपका प्रचुर मात्रा में साहित्य लेखन हो, ठीक है, साहित्य लेखन प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तीसरी बात, इसमें जो बोलने वालों की संख्या है वो ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि प्रयोगकर्ता जो होते हैं इनकी अत्यधिक संख्या हो, ठीक, और विस्तृत क्षेत्र पर ये बोली जा रही है, तो ऐसी भाषा को हम लोग कह सकते हैं कि ये भाषा बन चुकी है अब, ठीक है। तो इसे कहा जाता है आपका भाषा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो आपकी भाषा है, इस भाषा के ही विविध रूप मिलते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत से रूप हैं, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं। पहला रूप जो मिलता है ये मिलता है आपका मातृभाषा के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं प्रादेशिक भाषा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं राजभाषा, ये भी इसका एक रूप है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रभाषा, ये भी इसका एक रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बहुत से रूप मिलते हैं। राष्ट्रभाषा तक आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद और बाहर चले जाएं तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। ये कुछ रूप हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा क्या है कि ऐसी भाषा जिसे कोई भी बच्चा जो है जन्म से अपने परिवार के माध्यम से सीखता है, यानी कि अपने परिवार से जिस भाषा को सीखेगा और जिस भाषा में सामान्य बोलचाल इनका होता है, सामान्य बोलचाल, उसी भाषा को कहा जाएगा आपका इसकी मातृभाषा। जैसे अगर किसी हिंदी भाषी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम कुछ ना सिखाएं फिर भी वो हिंदी में बात करना सीख लेगा, ठीक है। तो यही इसकी कहलाएगी मातृभाषा। इसी प्रकार अगर प्रादेशिक भाषा की बात करें तो ऐसी भाषा जो किसी प्रदेश विशिष्ट या फिर किसी विशिष्ट क्षेत्र को इंगित करती है उसे प्रादेशिक भाषा हम कह सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं पंजाब की भाषा पंजाबी, इसका नाम हमने पंजाबी रखा उस क्षेत्र विशेष के आधार पर। ऐसे गुजरात की भाषा है आपकी जैसे गुजराती, ठीक है। महाराष्ट्र की है मराठी भाषा, तो ये क्षेत्र विशेष के आधार पर है। तमिलनाडु की आपकी तमिल भाषा जैसे कह सकते हैं, तो ये क्या है आपका क्षेत्र विशेष के आधार पर उसे प्रादेशिक भाषा कहेंगे। राजभाषा क्या होती है इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें। ऐसी भाषा जिसका उपयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, अर्थात आप सीधे सीधे कह सकते हैं सरकार की भाषा, ठीक है, जिसका प्रयोग आपका प्रशासनिक हो, प्रशासनिक कार्य में जिसका प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जा सकता है। राजभाषा को आपका संवैधानिक दर्जा मिला हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर हम
हिंदी की बात करें तो हिंदी को आपका संवैधानिक दर्जा मिला है, आप लोग जानते हैं 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में स्थान मिल गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें। इसके लिए संविधान में आपके आर्टिकल कुछ दिए गए हैं, तो वो आपका 3 भागों में भाषा पाई जाती है, भाग 5, 6 और आपका भाग 17। ठीक है, इनमें आपके आर्टिकल 5 में 120, इसमें 210, ऐसे इसमें आपका 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक। तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो ये होती है आपकी राजभाषा। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। कुछ लोग मानते हैं कि भैया राष्ट्रभाषा ही राजभाषा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखें, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि आपका राजभाषा तो प्रशासनिक भाषा है, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र की या एक निश्चित राष्ट्र की। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है, किसी भी देश में, कोई भी देश हो सकता है, किसी भी देश में अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम सामान्य भाषा में राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अर्थात आप लोग कह सकते हैं जो राष्ट्रभाषा है ये एक व्यावहारिक शब्द है। ठीक है, जबकि राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है, एक प्रशासनिक शब्द है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा क्या है, एक व्यावहारिक शब्द है। केवल अपने व्यवहार के आधार पर हमने देखा कि किसी राष्ट्र में, किसी देश में बहुत सारी जो जनसंख्या है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या कर रही है, किसी एक विशेष भाषा का प्रयोग कर रही है अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, तो उसी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान देंगे कि संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा किसी शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि राजभाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहने का मतलब है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा जिस भाषा को प्रयोग किया जाता है अपने संचार में, ठीक है, उसी भाषा को कहा जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे विश्व में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली जो भाषाएं हैं आपकी मंदारिन है, ठीक है, या फिर आपका अंग्रेजी है, तो ये भाषाएं ज़्यादा प्रयोग होती हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं आएंगी। ठीक, तो इस प्रकार हम भाषा का विभाजन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक में भाषा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखें, अगर हम पूरे संसार की बात करें तो विश्व में अभी कुल 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि लगभग, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, विश्व में अभी लगभग आपकी कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, 3000 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है। तो इन भाषाओं को इनके गुण धर्मों के आधार पर कुछ भाषा परिवारों में विभाजित कर दिया गया है। तो विश्व में अगर आप बात करें कितने भाषा परिवार हैं, तो आपको मिलते हैं 13 भाषा परिवार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले, तो इसे भी नोट कर लेंगे। अब ये तो विश्व की बात होगी। भारत की अगर बात करें तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में इसमें से 4 भाषा परिवार आपके मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भाषा परिवार? पहला आता है आपका भारोपीय। ठीक है, भारोपीय कहने का मतलब है कि भारत और यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है आपका भारोपीय। ठीक है, दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में, इसमें तमिल, तेलुगु, ये कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं तो आती हैं, इसके साथ साथ नीचे के जितने भी आपके देश हैं उनकी भाषाएं भी आएंगी। ठीक है, द्रविड़ क्षेत्र। तीसरा आपका परिवार कह सकते हैं हम ऑस्ट्रिक, और चौथा भाषा परिवार होता है आपका चीनी तिब्बती। पिछली बार के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि चीनी भाषा निम्नलिखित में से, कौन सी भाषा निम्नलिखित में से आपकी भारोपीय परिवार की नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपकी चीनी भाषा नहीं थी, क्योंकि ये चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है, भारोपीय की नहीं। ठीक है, अब ये भारोपीय परिवार की भाषाएं, ये आपकी भारत की भाषा हैं। 4 प्रकार के भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, और इनमें आपकी विभिन्न भाषाएं रखी जाती हैं। अगर आप हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा जो है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारोपीय परिवार की एक शाखा है आपकी, कौन सी शाखा है? भारत ईरानी शाखा। तो भारत ईरानी शाखा की भाषा है आपकी हिंदी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी आपका
किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारतीय भाषा परिवार की, ठीक है। हिंदी भारतीय भाषा परिवार के किस वर्ग की भाषा है? तो आप भारत ईरानी वर्ग कहेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं भारतीय के बारे में। अगर हम भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वालों की जनसंख्या देखें तो पूरे विश्व में अगर आप बात करते हैं तो विश्व में लगभग 42% जनसंख्या ऐसी है जो भारतीय भाषा का प्रयोग कर रही है, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 73% पॉपुलेशन ऐसी है जो आपका भारतीय परिवार की भाषाओं का प्रयोग कर रही है, ठीक है। इनमें से सबसे मुख्य भाषा जो है वो है हिंदी, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भाषा से संबंधित। अब हेडिंग डाल लें हिंदी की उत्पत्ति, ठीक है। तो हिंदी की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसे एक मैप से समझें, छोटे से मैप से। भारत का मैं मैप बना रहा हूँ, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, ये आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात वाला क्षेत्र है। तो इसके पश्चिम में अगर आप देखते हैं एक देश पाया जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा बनाती है ये है सिंधु नदी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, आगे भी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक और देश है अफ़गानिस्तान, और इसके पश्चिम में एक देश है आपका ईरान, ठीक है। फिर आपका इराक आता है, सीरिया आता है, बहुत से देश हैं। तो देखिए क्या था कि भारत की तो भैया पहले से ही बहुत ज़्यादा ख्याति थी, एक सोने की चिड़िया के रूप में इसे जाना जाता था, ठीक है। कारण था कि यहाँ पे सोना तो मिलता था, ठीक है, लेकिन कृषि और बागवानी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ के लोग संपन्न थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ईरान के लोग भी आकर्षित हुए यहाँ आने के लिए। तो 1500 ईसा पूर्व में, ईस्वी से 1500 साल पहले की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे 1500 ईसा पूर्व में ईरान से कुछ लोगों का एक समूह, एक दल भारत आया, ठीक है। ये ईरान के कुछ लोगों का समूह है। तो यहाँ पर क्या था, आपका स्थानीय लोग भी रहते होंगे, स्थानीय कुछ जनता भी रहती होंगे, कुछ समूह होता होगा, ठीक है, भारत में उस टाइम पे। तो 1500 ईसा पूर्व में ईरान से कुछ लोगों का एक समूह भारत में आया। जब भारतवासियों ने इन्हें देखा तो पाया कि इनके पास अपनी एक भाषा है और इनके पास अपनी संस्कृति है, ठीक है, यानी कि सभ्यता है। तो भारत के लोगों ने इन लोगों को कहा श्रेष्ठ लोग, क्योंकि भैया इनके पास अपनी विकसित भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग थे, शक्तिशाली थे, ठीक है, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो इन लोगों को श्रेष्ठ जन कहा गया, और श्रेष्ठ के लिए इनकी भाषा में जो शब्द यूज किया गया उसे कहा गया आपका आर्य। तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में ईरान से कुछ लोगों का एक समूह जो भारत आया, उन लोगों को कहा गया आपका आर्य। और इन आर्यों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, यानी कि इनकी जो भाषा थी, इस भाषा को नाम दिया गया आपका आर्य भाषा। ये चीज़ अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि कुछ लोग ईरान से भारत आए, उन्हें आर्य कहा गया, और आर्यों की भाषा थी आपकी आर्य भाषा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो आपकी जो हिंदी है इसी से डेवलप मानी जाती है। तो 1500 ईसा पूर्व में आपके सीधे सीधे लिखेंगे ईरान से कुछ लोगों का आगमन हुआ जो थे आपके आर्य, आर्यों का आगमन भारत में हुआ, ठीक है। आर्यों की जो भाषा थी, इसी भाषा को कहा गया आपका आर्य भाषा। बाद में इसी आर्य भाषा से आपका हिंदी का विकास हुआ। तो कैसे हुआ उसको हम समझते हैं आर्य भाषा के विकास के लिए। तो उसे समझने के लिए आपको आर्य भाषा के विकास क्रम को समझना होगा। तो आर्य भाषा के विकास को आपका इतिहास की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। तो हेडिंग डाल लें भारतीय आर्य भाषाएं, इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं। तो देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को 3 भागों में, 3 कालखंडों में आपका विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। दूसरा आता है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तीसरा आएगा आपका आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो 3 टाइप के आर्य भाषाएं किस आधार पर, इनके विकास क्रम के आधार पर बांटी, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका समय, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पहले ही बने हुए हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कब से विकसित होंगी? जब आर्य यहाँ आए तो 1500 ईसा पूर्व हमने देखा, ठीक है। 1500 BC में आपके आर्य आए, यहाँ से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व तक जो भाषाएं प्रचलित रही उन्हें कहा जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, और ये आर्यों की शुद्ध भाषा थी। इसके बाद मध्यकाल में क्या हुआ? आर्यों की जो भाषा थी, आर्य लोग यहाँ आए और बहुत समय यहाँ रहते हुए हो गया, तो यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों की भाषा से कुछ शब्द इनने अपनी भाषा में ग्रहण कर लिए ताकि भाषा को बोलने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो एक नई मिश्रित भाषा विकसित हुई, उसे कहा गया आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय आता है आपका 500 ईसा पूर्व, यानी कि 500 BC से लेकर 1000 ईस्वी तक, AD तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखें कि 500 ईसा पूर्व है, यह 1000 ईस्वी यानी कि AD। इसके बाद आपका इन भाषाओं में और ज़्यादा विकास हुआ, बहुत सारे साहित्य की रचना हुई, ठीक है। तब बनी आपकी नई प्रकार की भाषाएं। इनका समय आता है 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, ठीक है। तो यह है आपकी आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन सी भाषाएं थी। पहले इनका क्लासिफिकेशन देख लें। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी, तो देखिए ध्यान से समझें कि एक जनजाति, एक समूह भारत में आ रहा है और उसके पास एक विकसित भाषा है, बोलने का तरीका है, सभ्यता है, वो शक्तिशाली हैं, तो हमने उनको श्रेष्ठ जन कहा। तो उनकी जो सुसंस्कृत भाषा थी, उनकी जो एक सभ्य भाषा थी, इसी भाषा को हमने क्या कहा? संस्कृत भाषा कहा, ठीक है। और इसी क्योंकि इस भाषा में आपका यहाँ पर आकर इन्होंने वेदों की रचना की, बहुत सारे साहित्य की रचना की, ठीक है। तो इसलिए इसे हमने सभ्य भाषा माना, तो इसे संस्कृत नाम दिया गया। इस संस्कृत भाषा के प्रारंभ में दो रूप मिले। आर्यों की जिस संस्कृत भाषा में वेदों की, पुराणों की रचना हुई, उसे कहा गया आपका वैदिक संस्कृत, ठीक, जिसका समय आपका आता है कहाँ से लेकर 1500 ईसा पूर्व से चलेगा लगभग 800 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसके बाद वैदिक संस्कृत थोड़ी सी कठिन भाषा थी, तो आर्यों ने क्या किया? यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में एक्वायर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे थोड़ा सा एक नई टाइप की भाषा विकसित हुई जो बोलने में सरल थी, इसलिए लोगों ने उसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया, आम बोलचाल के लिए। तो उसे कहा गया आपका लौकिक संस्कृत। दूसरी आएगी आपकी लौकिक संस्कृत। इसका काल क्या मिलता है आपका? 800 ईसा पूर्व, यहीं से कहाँ तक? 500 तक मैक्सिमम जाना है, तो 500 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार आप लोग काल का विभाजन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, वैदिक संस्कृत का काल कब से कब तक था, या फिर लौकिक संस्कृत का आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कब से कब तक है। तो ये था आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके बाद मध्यकाल में क्या क्या आया? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात की जाए तो देखें कि 500 ईसा पूर्व के बाद विकास के क्रम में क्या हुआ आपका? मनुष्य ने बोलचाल के शब्दों को और ज़्यादा सरल करने के लिए एक नई प्रकार की भाषा विकसित कर ली। उस भाषा को नाम दिया गया आपका प्राकृत भाषा। क्या कहा जाता है? प्राकृत। इसके 3 रूप मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है आपका प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा तृतीय प्राकृत। नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग सुन के समझ सकते हैं। प्रथम प्राकृत का जो समय रहा, ये रहा आपका, देखिए 500 से 1000 ईस्वी तक जाना है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके लगभग 1500 सालों का इतिहास है। तो 1500 साल में 500 साल सबको मिले। 500 BC से लेकर 1st AD तक, यानी कि पहली सदी तक। दूसरा जो आपकी द्वितीय प्राकृत थी, इसका काल था पहली AD से लेकर, पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और तीसरे का काल था आपका 500 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है, 1000 ईस्वी तक। तो ये रहा आपका प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राकृत का काल। इनको अलग अलग नाम दिया गया भाई, इनके स्वरूप के आधार पर, ठीक है। जो प्रथम प्राकृत थी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी के आगे लिख देंगे, ठीक है। प्रथम प्राकृत को आपका कहा जाता था पाली भाषा। द्वितीय प्राकृत को कहा गया आपका वास्तविक प्राकृत भाषा। और तृतीय प्राकृत को कहा जाता है आपका अपभ्रंश भाषा, ठीक है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर आप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे प्राचीन हिंदी, इसके बाद आप आधुनिक हिंदी,
आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 काल आएंगे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, तो इनके भी 3 काल आएंगे, लेकिन हम अभी कह सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन या फिर आधुनिक हिंदी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से क्या समझे, भाषा के विकास में हम ये कह सकते हैं शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत से, ठीक है। तो संस्कृत भी कैसी, अगर मैं पूरा विकास लिखूं तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, भाषा के विकास में इंपोर्टेंट करके इसे लिखें, वैदिक संस्कृत, इसके बाद बनी आपकी कौन सी, जो लोगों के द्वारा प्रयोग हुई सामान्य बोलचाल में, तो उसे कहा गया आपका लौकिक संस्कृत। इसके बाद आपका बना क्या, पाली। इसके बाद बनी आपकी प्राकृत। इसके बाद बनी आपकी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश के बाद इसी का प्रवर्ती रूप मिलता है, वो कोई नई भाषा नहीं है, इसी का प्रवर्ती रूप है अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आई आपकी प्राचीन हिंदी, इसके बाद आधुनिक हिंदी ये आएगी। तो हिंदी का विकास आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, संस्कृत से लेकर हिंदी तक, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और उसके बाद हिंदी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ, तो आप लोग कहते हैं अवहट्ट से, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो अपभ्रंश से, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो संस्कृत से, ठीक है। और हिंदी की अगर आदि जननी की बात की जाए, जननी, तो जननी हमेशा संस्कृत ही रहेगी, ठीक है। तो ये है आपका हिंदी भाषा का विकास। अब हम बात कर लेंगे एक एक करके सारे समयों के बारे में, तो इसके हर पहलू के बारे में, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कैसी थी, क्या क्या उनमें हमने पढ़ना है, उसके बाद मध्यकालीन कौन सी रही, आधुनिक कौन सी रही, इनके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।